ایک عورت جس کے لیے دنیا کے 2 सबसे ताकतवर मर्द दीवाने हो गए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सोच के साथ गुजारी, या तो मैं हुकूमत करूंगी या मर जाऊंगी। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलो चलते हैं 69 कब्ल मसीह में, इस्कंदरिया में, जहाँ एक बच्ची पैदा होती है जो आगे जाकर पूरी दुनिया को हिला देगी। पहला और सबसे हैरान कुन हकीकत, क्लियोपैट्रा मिस्री नहीं थी, वो यूनानी थी। वो बतलूमसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद मिस्र पर हुक्मरान बना। और ये सुनो, इस खानदान में 300 साल तक किसी ने भी मिस्री ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन क्लियोपैट्रा ने सीखा। सिर्फ मिस्री ही नहीं, उसने 9 ज़बानें सीखीं, लातीनी, यूनानी, इब्रानी, अरबी। वो अपने लोगों से उनकी ज़बान में बात करती थी। ये मोहब्बत नहीं, दिमाग की ताकत थी। अपने बाप की मौत के बाद मिस्र की हुकूमत क्लियोपैट्रा और उसके छोटे भाई के पास आई, लेकिन सियासत में मिलकर काम नहीं होता। उसका भाई सिर्फ 10 साल का था और उसके मशीरों ने उसे क्लियोपैट्रा के खिलाफ भड़का दिया। नतीजा, अपने ही भाई ने उसे मुल्क बदर कर दिया। क्लियोपैट्रा सहरा में चली गई, लेकिन हारी नहीं। वहाँ उसने एक फौज तैयार की और फिर एक ऐसा आदमी मिस्र आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 48 कब्ल मसीह, जूलियस सीजर इस्कंदरिया पहुंचा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। और क्लियोपैट्रा ने जो किया वो तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना कदम था। वो एक कालीन में लपट गई और अपने आदमी से कहा, ये कालीन सीजर को तोहफे में दे दो। जब कालीन खोला गया तो सामने क्लियोपैट्रा थी। ये 100% तारीखी हकीकत है, लेकिन सीजर सिर्फ उसकी खूबसूरती का दीवाना नहीं हुआ। पहली ही मुलाकात में उन्होंने जोग्राफिया, जंगी हिकमत अमली और फ़लसफ़े पर बात की। सीजर ने पहली बार किसी औरत को अपने बराबर पाया। सीजर ने उसे दोबारा तख्त पर बिठाया और फिर क्लियोपैट्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, सिजेरियन, यानी छोटा सीजर। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा देर न रहीं। 44 कब्ल मसीह में सीजर को कत्ल कर दिया गया और क्लियोपैट्रा एक बार फिर अकेली रह गई, एक नन्हे बेटे के साथ। फिर उसने इंतखाब किया मार्क एंटनी का। 41 कब्ल मसीह में एंटनी ने उसे बुलाया, एक वार्निंग की तरह, लेकिन क्लियोपैट्रा अपने अंदाज में आई। वो एक सुनहरी कश्ती में आई, रेशम के बागदान, खुशबू से भरा हुआ दरिया और खुद को देवी वीनस की तरह सजाया। ये नफसियाती खेल था। उसने एंटनी को पैगाम दिया, मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम मेरे पास आओ। और एंटनी आया। उनका साथ 10 साल तक रहा, 3 बच्चे हुए। लेकिन फिर आया 31 कब्ल मसीह, जंगे एक्टियम। एंटनी और क्लियोपैट्रा की फौज का मुकाबला ऑक्टेवियन से हुआ। जंग के दौरान क्लियोपैट्रा के जहाज पीछे हट गए, एंटनी भी उसके पीछे चला गया और ऑक्टेवियन जीत गया। एंटनी को गलत खबर मिली कि क्लियोपैट्रा मर गई है। उसने खुद को जख्मी कर लिया। जब उसे हकीकत का पता चला, वो क्लियोपैट्रा के पास गया और उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। अब क्लियोपैट्रा बिल्कुल अकेली थी। ऑक्टेवियन चाहता था कि उसे रोम ले जाए और अपनी फतह की निशानी के तौर पर उसे जलील करे, लेकिन क्लियोपैट्रा ने अपनी आखिरी फैसला भी खुद किया। 30 कब्ल मसीह, वो अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद वो मर चुकी थी। सरकारी तारीख कहती है कि उसे सांप ने काटा, लेकिन कोई सांप नहीं मिला, कोई वाज़ेह निशान नहीं मिला। कुछ माहिरीन के मुताबिक उसने जहर का ऐसा मुरक्कब इस्तेमाल किया जिससे दर्द महसूस नहीं होता, और ये बात उसकी शख्सियत से मेल खाती है। उसने अपनी मौत भी अपनी मर्जी से चुनी, 39 साल की उम्र में, और उसके बाद मिस्र कभी भी किसी फ़िरौन के ज़ेरे हुकूमत नहीं आया। वो आखिरी फ़िरौन थी। तो क्लियोपैट्रा हमें क्या सिखाती है? ताकत सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, ताकत दिमाग होती है। उसने ज़बानें इसलिए सीखीं क्योंकि वो जानती थी असल हथियार कम्युनिकेशन है।
وہ سیزر اور اینٹنی کے ساتھ اس لیے نہیں تھی کہ وہ خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے برابر تھی۔ اور پھر بھی تاریخ نے اسے صرف ایک دل لبھانے والی عورت بنا کر پیش کیا۔ یہی اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ ایک حکمران تھی، ایک ذہین سیاست دان تھی، ایک ماہر لسانیات تھی اور ایک عظیم حکمت عملی بنانے والی تھی۔ وہ صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ طاقت کی اصل تعریف تھی۔